तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपका अपना यह प्यारा सा यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड 12th में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई में लगे होंगे। और साथ ही साथ हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि आज आप लोग बहुत ज्यादा खुश भी होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आज अपना जो यह परिवार है टारगेट बोर्ड का, ये जो अपना फैमिली है प्यारे बच्चों, इसमें कुछ नए सदस्य, समझ गए ना, इस टारगेट बोर्ड के कुछ नए सदस्य जो आपके सामने खड़े हैं, आप लोग अच्छी तरीके से इनको देख सकते हैं। और ये आपके फिजिक्स गुरु, यानी कह सकते हैं कि आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। ये आपके फिजिक्स के गुरु जी हैं, समझ गए ना। 11th क्लास 12th क्लास के आपको बेहतरीन तरीके से फिजिक्स पढ़ाएंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अभी आप लोग इनसे परिचय करेंगे और शायद परिचय करके आपको बहुत ही जबरदस्त लगेगा। इससे पहले आप लोग बायोलॉजी वाले सर से मिले थे, अमन सर से, और पहले क्लास में ही आप लोग उनके फैन हो गए थे, पहले क्लास में ही ना आप लोग उनके दीवाने हो गए थे। तो उसी तरीके से आज ये जो सर है ना, इनके भी आप दीवाने हो जाएंगे, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर इनका नाम क्या है, तो नाम के बारे में शायद आप लोग यहां पर देख लिए होंगे कि इनका नाम क्या है। आनंद सर, पूरा नाम इनका पूरा नाम है आनंद अवस्थी, समझ गए ना, आनंद अवस्थी सर, लेकिन शॉर्टकट में आप लोग प्यार से आनंद सर बुला सकते हैं। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी से कनेक्ट हो जाइए और आज के इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। सारे बच्चे पहले आप लोग इस क्लास को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ये क्लास पूरा देखने के लिए मिले और सारे बच्चे जुड़ करके देखें। अगर प्यारे बच्चों हम बात करें कि ये सर क्या पढ़ाएंगे, कहां पर पढ़ाएंगे, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस बैच से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। 11th और 12th बैच, ये जो साइंस बैच था अपना, और इसमें बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले चुके हैं। जो बच्चे एडमिशन नहीं लिए हैं उनको अब एडमिशन ले लेने की जरूरत है, क्योंकि अब प्यारे बच्चों एकदम शुरू से सब कुछ पढ़ाई होगा, ठीक है ना। बिल्कुल स्टार्टिंग से, एकदम पहला चैप्टर से, एकदम बेसिक से, समझ गए ना, एकदम बेसिक से आपका फिर से शुरुआत होगा। तो जो बच्चे अभी तक इस बैच में एडमिशन नहीं लिए हैं, आराम से लीजिएगा ताकि आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ सकें। और जो बच्चे एडमिशन ले लिए हैं भाई, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस आराम से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। कल से आपका क्लास शुरू हो जाएगा, कल से क्या, आज ही से आपका क्लास शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। आज ही से अभी क्लास शुरू होगा, क्योंकि कहावत तो है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो कल क्यों करना, आज ही से शुरू कर देते हैं, क्या सर? बिल्कुल सर। तो सबसे पहले सारे बच्चे सर वेलकम सर लिख रहे हैं आपको। बिल्कुल, जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में। और सर ने जैसा बताया, मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबको पढ़ाने में कि मैं बिहार के भविष्य को पढ़ाने वाला हूं, इस देश के राष्ट्र निर्माण के भविष्य को पढ़ाने वाला हूं। बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं प्रिंस सर को धन्यवाद देता हूं। प्रिंस सर ने रिक्वेस्ट किया कि सर एक बार यहाँ पर बिहार के बच्चों के लिए भी सेवा दें, तो मैं बहुत उत्सुक हुआ, गर्वान्वित हुआ। सर के लिए जो सर ने अपना फर्ज निभाया है, मैंने जितना इनके बारे में अभी तक जाना है, हाई स्कूल तक, अभी तक ये मैट्रिक लेवल तक आप सभी को पढ़ाई करवा रहे थे। सर ने कहा कि इस बार हम बच्चों के लिए यहीं तक रास्ता अधूरा नहीं छोड़ेंगे और इंटरमीडिएट लेवल भी स्टार्ट करेंगे। सर की इन बातों को सुनकर के मैं बहुत प्रेरित हुआ और सर के साथ जुड़ने के लिए मैं आया। तो सर ने बताया कि अब इंटरमीडिएट शुरू करना है, तो 11th और 12th आप सबको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। तो सर के जो ये फर्ज निभा रहे हैं, मैंने इनके लिए 2 पंक्तियां लिखी हैं कि फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए। फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए। कामयाबी चूमेगी कदम, कामयाबी चूमेगी कदम, बस विश्वास अपने पास होना चाहिए। ऐसे ही विश्वास और आस्था के धनी व्यक्ति प्रिंस सर को मैं नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी और सर। हम चाहेंगे ना कि जी। एक बार बच्चों के लिए भी कुछ एक पंक्ति बोल दीजिए, क्योंकि सर ना हाँ, बड़ा बच्चे नया तो नया पंक्ति बनाते हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल सर बिल्कुल। बहुत नए पंक्ति बनाने में तेज हैं, तो जब हम पर कुछ पंक्तियां हुई हाँ तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कुछ बच्चों पर भी होने चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारे छोटे भाई हैं, हाँ आपके बिल्कुल भी छोटे भाई हैं। बिल्कुल, छोटे और भाई जैसा नाता है। वो हाँ, कभी भी डाउट क्लास, कैसी भी उन्हें प्रॉब्लम हो, सर से, हमसे, कभी भी कैसे भी सिचुएशन में हो, बात कर सकते हैं। हम उनका जरूर मार्गदर्शन करेंगे।
हाँ, तो सर आपने कहा बच्चों के लिए, तो बच्चे बिल्कुल अपने हैं। एक टीचर जो होता है, शिक्षक जो होता है, वो बच्चों के लिए समर्पित होता है हर तरह से। जिस दिन वो शिक्षक के लिए कार्य करने के लिए आता है, वो उस दिन बच्चों का हो जाता है। खासकर मेरी बात कहें तो आनंद सर इन बच्चों का ही है। ये बात एक बात जान लीजिए, आप लोग फिजिक्स से ही रिलेटेड नहीं, कैसी भी आपको प्रॉब्लम हो कभी भी आप पूछ सकते हैं, हम आपके ही हैं। तो प्यारे बच्चों, आपसे और हमारा जो नाता है वाकई में अनमोल है। और आपके लिए जो पंक्तियां हैं, जो मेरे भाव रहते हैं, जो मेरे विचार रहते हैं, वो आपको कामयाबी तक पहुंचाने के लिए रहते हैं। किसी एक ऊंचाई तक रोकना नहीं होता है, जितना उड़ सकते हैं उड़े उस ऊंचाई तक। तो इसलिए हम अपने विचारों को कुछ पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। इन भावों को, विचारों को सिर्फ सुनना ही नहीं है प्यारे बच्चों, उसको अपने जीवन शैली में उतार लेना है और आगे कामयाबी की ओर कदम बढ़ा देना है। तो पंक्तियों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मेरी जिंदगी की किताब का पहला पन्ना हो तुम। हर एक बच्चा ध्यान से सुन लेगा। मेरी जिंदगी की किताब का पहला पन्ना हो तुम। उठो खुद को बदलो, उठो खुद को बदलो, हर एक नया चेहरा हो तुम। उठो खुद को बदलो, हर एक नया चेहरा हो तुम। चलो ऊंची उड़ान भरो, चलो ऊंची उड़ान भरो और सफर के मजे लो, क्योंकि हर कदम आनंद सर के चमकते सितारे हो तुम। वाह। तो बच्चों, आप सभी को यह समर्पित है और आशा करता हूं ऐसे ही जोश और विश्वास के साथ आप हमसे जुड़े रहेंगे और टारगेट बोर्ड को उन असीम ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे जो प्रिंस सर का सपना है। अच्छा। बिहार में हम लोग टॉप करेंगे, ऐसी योजना के साथ हम उतरे हैं और बिल्कुल ये सपना पूरा होगा प्रिंस सर का और हमारी टीम का, हमारे बच्चों का। तो सर एक बोल दिए, बच्चों के लिए भी बोल दिए, लेकिन बच्चों की तरफ से हम बोलेंगे आपके लिए। जी सर, समझ गए ना? बिल्कुल स्वागत है सर। समझ लीजिएगा कि हम आपकी तरफ से बोल रहे हैं। स्वागत है। आपकी तरफ से हम बोल रहे हैं। शिकवा मुझे मंजूर नहीं, शिकवा मुझे मंजूर नहीं, ना कोई बहाना होगा। शिकवा मुझे मंजूर नहीं, ना कोई बहाना होगा। इन सारे बच्चों की खुशियों की कसम, आपको दिल से बच्चों को समझा समझा के पढ़ाना होगा। अरे सर, बिल्कुल हमारी तरफ से समझा करके बता रहे हैं। हर एक आप डाउट आप जब कमेंट करेंगे या बाद में जैसे ही क्लास खत्म होती है, अगर उसमें कुछ कमी रह जाती है, फिलहाल मेरे तरफ से पूरी कोशिश होगी हर एक लेक्चर आपको पसंद आए। और फिर भी कोई डाउट रह जाता है, निसंकोच आप डाउट क्लास में पूछ सकते हैं, हम बिल्कुल उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगाज हुआ है प्यारे बच्चों, और उम्मीद करेंगे कि इसका अंत इससे भी एकदम बेहतरीन तरीके से हो। और कल सर हमारे पास आ गए थे, और कल आते के साथ ही इनसे बहुत कुछ बातचीत हुआ। लगभग रात में 1-2 बजे तक हम लोग बातचीत कर रहे थे। और सर तो इतने ज्यादा मोटिवेटेड हैं, या फिर कह सकते हैं कि इतने ज्यादा एनर्जेटिक हैं। ये सर तो बोल रहे थे ना कि सर रात में ही एक सेशन ले लिया जाए, मतलब कल रात को ही। हम बोले नहीं सर, धैर्य रखिए, थोड़ा सा कल होने दीजिए और कल हम लोग आराम से क्लास लेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसलिए अभी ये क्लास रखा गया है और इस क्लास में सर आपको पूरा बात बताएंगे कि 10th क्लास में आप लोग क्या पढ़े हैं, कितना 10th क्लास से ज्यादा आपको 11th क्लास में पढ़ना है और 11th से कितना ज्यादा आपको 12th क्लास में पढ़ना है। ये सब प्यारे बच्चों आपको सर यहां पर बताएंगे, आनंद सर। और सचमुच में नाम भी आनंद है और सच्चाई है, पढ़ करके भी आनंद आ जाएगा, ठीक है ना? बिल्कुल, नाम भी आनंद है और क्लास में भी आनंद आएगा, तो जीवन आनंद ही आनंद हो जाएगा, ठीक है ना? जिस तरीके से आपने बच्चों को जिस तरीके मनोरंजन दिया, जिस तरीके से आप लोग हमारे साथ जुड़ते थे ना, तो उसी तरीके से प्यारे बच्चों सर के साथ एकदम आनंद से जुड़ना है, आनंद सर के साथ एकदम आनंद से जुड़ना है और आनंदित होकर के पढ़ना है। समझ गए प्यारे बच्चों? आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाया जाएगा एकदम बेहतरीन तरीके से। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि सर जहां पर खत्म हो गया था फिर वहीं से क्या, नहीं, बिल्कुल स्टार्टिंग से, जीरो से। हम सर को ये बोल दिए हैं, सोच लीजिए सर कि बिल्कुल बच्चा का पढ़ाई ही नहीं सर हुआ बिल्कुल है। हमारा सफर होगा शून्य से शिखर तक, बिल्कुल शून्य हाँ। से शिखर तक हम लेकर के चलेंगे। तो सर को ये बोला गया है कि सर एकदम शून्य से पढ़ाइए, एकदम नोट्स देते हुए पढ़ाइए। आप लोगों को प्रॉपर रूप से नोट्स भी मिलते जाएगा, जैसे जैसे पढ़ाई होते जाएगा वैसे वैसे आप लोगों को नोट्स भी मिलते जाएगा। और इनके बारे में अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो इनके पास फिजिक्स से मास्टर डिग्री है। समझ गए ना? समझ गए? यानी कि नीट लेवल तक के बच्चों को, उससे ऊपर तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आराम से तैयार है। और आप लोग तो अभी बोर्ड लेवल के हैं ना, तो बोर्ड में तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत ही नहीं, आप लोग को एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। और इनका तो उद्देश्य बस एक ही है कि हाँ भाई, किसी भी तरीके से हो सर, जिस तरीके से आप 10th क्लास में बच्चों को टॉपर तक पहुंचाए थे, हम कोशिश करेंगे कि हम 12th क्लास में बच्चों को टॉपर तक पहुंचाए।
और प्यारे बच्चों बता दें कि 8:30 बजे रात में, जब हमारा क्लास 10th पे चल जाएगा, उसके बाद रात में 8:30 बजे केमिस्ट्री वाले सर आपके सामने आएंगे। और केमिस्ट्री वाले सर का नाम है विशाल सर, और उनका दिल भी बड़ा विशाल है, समझ गए ना। और एकदम बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाएंगे। इतने विशाल सिलेबस को तुरंत खबर एकदम मतलब कि खत्म करेंगे प्यारे बच्चों, और केमिस्ट्री को जबरदस्त तरीके से सिखाएंगे, समझ गए ना। चाहे केमिस्ट्री कितना भी विशाल क्यों ना हो, विशाल सर उसको विशाल नहीं रहने देंगे, समझ गए। तो बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए, आप लोग को एकदम बेहतरीन तरीके से सब कुछ पढ़ाया जाएगा और सिखाया जाएगा। पढ़ाना और सिखाना दोनों में आसमान जमीन का अंतर होता है, समझ गए। एक कहावत है प्यारे बच्चों की, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, ठीक है ना। भले प्यारे बच्चों थोड़ा सा डिस्टर्ब आप लोग को हुआ, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं और माफी भी चाहूंगा इस बात के लिए कि मैं थोड़ा सा आप लोग को हमारी वजह से परेशानी हुआ, हमारी निजी जिंदगी की वजह से थोड़ा सा परेशानी हुआ, हमारी निजी प्रॉब्लम की वजह से परेशानी हुआ। लेकिन आगे ये पूरा कोशिश है, ये पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को परेशानी होगा ही नहीं, ठीक है ना। और इस बार अपना जो टीम तैयार हुआ है, इतना बेहतरीन टीम है प्यारे बच्चों कि हमें लगता है कि बिहार में इस प्रकार का टीम अभी तक आया ही नहीं होगा। ये तो आपको पता चल जाएगा जब क्लास करेंगे तब। फिलहाल 2-3 दिन बायोलॉजी का क्लास किए हैं, पता चल गया होगा कि बायोलॉजी किस लेवल में हो रहा है और किस तरीके से सर आपको समझा रहे हैं, समझ गए ना। उसी तरीके से प्यारे बच्चों फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ का भी क्लास बहुत जल्द शुरू होने वाला है। बता दें आपको कि मैथ का भी क्लास ना, उम्मीद है कि इसी सप्ताह में हो जाएगा। अगर इस सप्ताह में नहीं हुआ तो अपना सेटअप मंगलवार के दिन लग रहा है प्यारे बच्चों। मंगलवार से आप लोग का एकदम रेगुलर बेसिस पे जिस तरीके से चल रहा था उस तरीके से शुरू हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे का हम कमेंट ये भी देख रहे हैं कि सर हिंदी मीडियम में होगा कि इंग्लिश मीडियम में होगा सर। हम बोथ मीडियम को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम, कोई डाउट नहीं रहेगा। हम इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे, मतलब आपको हिंदी और इंग्लिश साथ साथ पढ़ाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सरल शब्दों में, आसान शब्दों में। बच्चों कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। जहां आपको लगे कि सर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। फिलहाल हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी कोई भी हेडिंग, कोई भी सेंटेंस आपका हिंदी और इंग्लिश में ही रहे, वो छूटे ना। बोथ मीडियम में हो जाएगा तो कवर हो जाएगा। आपकी आगे की प्रिपरेशन के लिए, किसी भी अच्छे एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो बिल्कुल वो आपको फायदा ही देगा। तो हम दोनों मीडियम को लेकर के चलेंगे। फिलहाल हमारी भाषा शैली जो होगी, प्राथमिकता हमारी जो होगी वो हिंदी मीडियम में होगी, ठीक है। तो हिंदी मीडियम के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको कोई अगर डाउट है, कोई भी बच्चा ये कह रहा है कि सर इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें, तो बिल्कुल एक्सप्लेन किया जाएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो आप बिल्कुल एक्सप्लेन समझ जाएंगे उसका। प्यारे बच्चों कुछ बच्चे का ये कमेंट आ रहा है ना कि सर आप हिंदी का क्लास अभी रेगुलर नहीं ले रहे हैं। ये बात सच्चाई है कि हम हिंदी का क्लास अभी रेगुलर नहीं ले पा रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये सब सिलेबस को शुरू करवाना। क्योंकि प्यारे बच्चों आपको भी पता है, आप अगर हमारी जगह पर रह करके होते ना तो आप सोचिए कि कितना ज्यादा प्रेशर होता। दिन भर में कितने ज्यादा बच्चों का कॉल आता है, और उन बच्चों को समझाना, उन बच्चों को बताना, और उन बच्चों का प्रेशर अपने दिमाग पर लेना, इन सब चीजों को झेलते हुए प्यारे बच्चों हम लगभग पिछले 10-15 दिन से आगे बढ़ रहे हैं। और ये परेशानी इतना बड़ा था प्यारे बच्चों कि हमें नहीं लग रहा था कि हम क्या करें क्या करें। अंत में ये सभी सर का सहयोग मिला। हम सभी सर को धन्यवाद देना चाहेंगे कि सर हमारा बात मान लिए और यहाँ पर आ गए आप लोग को पढ़ाने के लिए, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाए। और आप लोग चिंता मत करिए, इसके पहले आरके सर पढ़ा रहे थे आप लोगों को, और आरके सर कहीं गए नहीं प्यारे बच्चों। उनका ऑफलाइन क्लासेस चल रहा था, जिस तरीके से वैसे ही चल रहा था। और आरके सर बोल भी रहे थे कि हाँ सर हम पढ़ाएंगे। लेकिन दिक्कत थोड़ा सा ये हो गया ना कि आरके सर समय थोड़ा कम दे पा रहे थे, मतलब जितना देर पढ़ाते थे उतना ही देर वो समय हमें दे पाते थे, जिसके वजह से नोट्स वगैरह तैयार नहीं हो रहा था। तो हमें लगा कि हमें कोई फुल टाइम टीचर की जरूरत है, और तब जाकर के हम इन सर से बातचीत किए और उसके बाद सर आए हैं। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल भी बात नहीं है, न पहले वाले सर खराब पढ़ा रहे थे और न ये सर खराब पढ़ाएंगे। आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। आरके सर भी बहुत सुपर पढ़ाते थे, और ये सर भी अपने तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे कि और बेहतर क्वालिटी दी जाए, ठीक है ना। एकदम प्यारे बच्चों जबरदस्त तरीके से। सिलेबस के बारे में बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे होंगे कि सर 11th क्लास का सिलेबस कब तक खत्म होगा। तो सर जरा एक बार अपने अंदाज से बता दीजिए कि अप्रोक्स सिलेबस कब तक खत्म हो सकता है 11th क्लास तो का। बेटा अभी ये जनवरी चल रही है,
तो वो सॉरी जो जुलाई चल रही है, तो जुलाई से हम लोग दिसंबर तक पूरा कोर्स कवर कर लेंगे और जनवरी से फिर न्यू सेशन जो स्टार्ट होता है, मतलब रिवीजन अगर होगा तो फिर रिवीजन कराया जाएगा, जैसा सर आगे बताएंगे गाइड करेंगे उस अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करेंगे। फिलहाल अभी कोशिश यही होगी कि हम जुलाई से स्टार्ट करें और आपको नवंबर और दिसंबर तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट कर दें। तो बिल्कुल हमारी पूरी कोशिश होगी प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब सर आप लोगों को सिलेबस के बारे में बताएंगे, समझाएंगे कि आखिर 10th क्लास में हमें क्या पढ़ना था, 12th क्लास में क्या पढ़ना था। और हाँ, एक बात और बता दें, अगर 10th क्लास के बच्चे यहां पर अगर देख रहे हैं तो उनके लिए भी एक खुशखबरी है कि सर डाउट क्लास 10th वालों का भी लेने वाले हैं। आप हमसे फिजिक्स पढ़ते हैं ना, अगर डाउट क्लास हो तो सर आएंगे आपके सामने, डाउट क्लास लेंगे, 10th वाले भी बच्चे परिचित हो जाएंगे और आराम से आप लोग अपना डाउट्स पूछ सकते हैं। तो अब डाउट में भी आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। फिलहाल प्यारे बच्चों 11th क्लास के सिलेबस के बारे में सर बताएंगे और उसके बाद फिर रात में आप लोग 8:30 बजे आ जाइएगा। केमिस्ट्री वाले सर से आपका परिचय करवाएंगे, जान पहचान करवाएंगे और प्यारे बच्चों आज से ही क्लास शुरू हो जाएगा। ओके, तो चलिए सर अब सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए, कुछ बेसिक चीज जो जैसे 10th क्लास में हम तो पढ़ाए थे बच्चों को भाई, फिजिक्स में जितना भी पढ़ना था हम तो भरपूर अपने तरीके से पढ़ाए ही थे। प्रकाश का प्रवर्तन हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया, मानव नेत्र हो गया, विद्युत धारा हो गया, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव हो गया, ये सब हम बच्चों को पढ़ा चुके हैं। हाँ। तो वो सब 11th में कितना काम आएगा, सबसे पहले इसके बारे में बता दीजिए कि हाँ भाई 10th क्लास में अगर इतना पढ़े हैं तो वो चीज 11th में यहाँ पर काम आएगा, और 11th में जो चीज पढ़ेंगे वो 12th में कितना काम आएगा, या फिर 10th में जो पढ़े वो 12th में कितना काम आएगा। ये सब ना एकदम एक्सप्लेन करके बच्चों को थोड़ा सा समझा दीजिए ताकि इनको समझ में आ जाए कि हमें कहां कहां पर विशेष ध्यान रखनी है, कहां कहां पर हमें पढ़ना है। क्योंकि हम हमेशा बच्चों को कहते हैं कि हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए, स्मार्ट तरीके से वर्क करिए। क्योंकि प्यारे बच्चों देखिए, जो टॉपर होते हैं ना वो कोई काम अलग नहीं करते हैं, हम बार बार कहते हैं जो टॉपर होते हैं वो कोई काम अलग नहीं करते हैं बल्कि हर एक काम को अलग तरीके से करते हैं। समझ गए ना, वो कुछ अलग नहीं करते हैं, बस अलग तरीके से करते हैं। और जिस दिन अलग तरीके से आप भी करना शुरू कर दिए तो फिर उस दिन आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आप भी आराम से वहां पहुंच जाइएगा जहां पर आप पहुंचना चाह रहे हैं, जहां पर हम आपको पहुंचाना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो बस आराम से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। और जो बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं अगर 11th 12th वाले बैच में, तो वो बच्चे 2-4 दिन रुक करके आराम से देख भी सकते हैं कि हाँ सर किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। और अगर प्यारे बच्चों आप संतुष्ट हैं तो आराम से आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। बाकी तो आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जब हम संतुष्ट हैं तो बाकी आप लोग तो जरूर संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपकी संतुष्टि हमारी संतुष्टि मैच करती है। ठीक है ना, क्योंकि 10th क्लास में भी जब तक हम आपको संतुष्ट नहीं करते थे तब तक पढ़ाते थे। चलिए सर, तो ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, आप बता दीजिए बच्चों को, आपके पास भरपूर समय है अभी, तो बताइए कहाँ कहाँ पर क्या सब कुछ होगा। तो बच्चों अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आप लोग जब 10th क्लास में साइंस पढ़ रहे थे तो साइंस क्या था, अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करो, पीछे जाओ, तो जो विज्ञान की किताब थी आपकी ना, वो 400-500 पेज की हुआ करती थी। पर अब यहाँ पर जब आप 11th में आए हो, एक श्रेणी आगे बढ़ चुके हो, तो कुछ विशेष आपको देखने को मिलेगा। मतलब उसी विज्ञान को 3 अलग अलग सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया गया है प्यारे बच्चों। तो जब अलग अलग सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया गया है तो एक ब्रॉड सिलेबस देखने को मिलेगा, एक बड़ा सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी होगी, वो चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, या बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, किसी भी सब्जेक्ट को आपको सिलेबस पहले पढ़ना होगा। तो बच्चों अभी आप 11th क्लास में आए हो तो फिजिक्स का सिलेबस बहुत लार्ज है, बहुत बड़ा है, उसको ध्यान से समझना होगा। इसलिए पहले मैं 10th क्लास और 9th क्लास में चलता हूँ। जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक सबसे अच्छी बुक होती है। जब आप उसे रीड करते हो तो उसमें जो कॉन्सेप्ट्स लिखे होते हैं, हालांकि थोड़ा सा पढ़ना उसको कठिन है, बट उसमें कॉन्सेप्ट जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं, उनसे कभी गलतियां नहीं होती हैं। ठीक है, तो जो रेफरेंस बुक होती हैं उनमें कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, तो हम जब वो कॉन्सेप्ट किसी क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तो हमारा वो क्वेश्चन किसी बोर्ड द्वारा गलत कर दिया जाता है। तो ऐसी गलतियां बच्चों ना करें, एनसीईआरटी बुक को जरूर फॉलो करें। ठीक है, रेफरेंस में आप कोई भी बुक ले सकते हैं फिजिक्स में, वो हम भी आपको गाइड जरूर करेंगे।
तो जो बच्चों हम लोग 9th में सिलेबस पढ़ रहे थे वही यहाँ पर 11th में पूरा वर्क करने वाला है। प्रिंस सर ने आपको जो इतनी मेहनत से 9th क्लास में मोटिवेट करके पढ़ाया होगा तो प्यारे बच्चों वही 11th क्लास में पूरा काम करने वाला है। 10th क्लास में जो आपने पढ़ा होगा वो पूरा इंटरमीडिएट में भी वर्क करने वाला है। तो 9th और 10th का जो भी आपने सिलेबस पढ़ा हुआ है बस उसी को यहाँ पर थोड़ा सा हर एक चैप्टर को बड़ा करके दिखाया गया प्यारे बच्चों। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम से हम लोग समझेंगे, सीखेंगे, पूरे सिलेबस को पढ़ने की कोशिश करेंगे, एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ये जान लीजिए जल्दबाजी करेंगे तो शेर वो खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी। तो इसलिए सिलेबस को बड़े आराम से पढ़ना है। जब आपका एक बार स्टार्टअप बन जाएगा, एक बार गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी ना, तो दौड़ने में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे अभी आप पढ़ेंगे फ्रिक्शन, ठीक है। सीमांत घर्षण बल सबसे अधिक बल होता है, गतिक घर्षण बल जो होता है उसका मान कम होता है। अर्थात कोई गाड़ी जब चलने लगती है, कोई चीज फिसलने लगती है, तब फिर उसका घर्षण बल जो होता है वो कम होता है, बल्कि चलाने के लिए किसी चीज को ज्यादा ताकत लगती है। तो सीमांत घर्षण बल ज्यादा ताकतवर होता है, स्थैतिक घर्षण बल उससे कम होता है। तो हम लोग घर्षण बल के बारे में भी 11th क्लास में पढ़ेंगे। देखो हर एक जगह फिजिक्स है बच्चा। जब हम देखते हैं कहीं भी एवरीथिंग, आप अपने चारों ओर देख रहे हो, आप हमें देख पा रहे हो मोबाइल फोन की मदद से, टेक्नोलॉजी क्या वर्क कर रही है, क्या फिजिक्स है, आपको प्यार हो जाएगा, आपको प्रेम हो जाएगा, आपको प्रेम हो जाएगा फिजिक्स से। ऐसा पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल प्यारे बच्चों, सपोर्ट की जरूरत है, शेयर करते रहिए क्लास को, ठीक है। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं 10th क्लास में, जो 9th क्लास में जो आपने सिलेबस पढ़ा हुआ है, क्या न्यूटन के गतिविषयक नियम आपने पढ़े, क्या गति के नियम आपने पढ़े, भौतिक विज्ञान के बारे में मूलभूत सिद्धांतों के बारे में क्या आपने जाना था 9th क्लास में? यस और नो? बच्चा फॉलो करते जाइएगा एक एक शब्द को। क्या आपने कार्य के बारे में जाना था? क्या आपने ऊर्जा के बारे में जाना था? क्या आपने शक्ति के बारे में जाना था? अगर ऐसे शब्दों को पहले सुन चुके हो तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही कुछ सिलेबस आपके 11th में भी होने वाला है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। बड़ा शानदार और मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो फिजिक्स की अगर हम बात करें, साइंस से उठे, आपको विज्ञान से जोड़ के चलें, ठीक है। चलो हाई स्कूल में 9th में जो आपने पढ़े हो इसको तो प्यारे बच्चों जो आप विज्ञान पढ़ रहे थे, ठीक है, विज्ञान पढ़ रहे थे, उसमें क्या हुआ होता था? 3 पार्ट होते थे कि नहीं होते थे? 3 पार्ट होते थे। मैं बस एकदम स्टार्ट से बता रहा हूं, जीरो से। बिल्कुल आप समझने का प्रयास कीजिएगा, एकदम जल्दबाजी नहीं करनी। सर मुझे भी पता है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, तो यहां पर डिसीजन ले लेना। आप बायो से करोगे कि मैथ से आप पढ़ोगे? 11th में बहुत समझदारी के साथ वर्क करना है। जो लोग बच्चे कभी कहते हैं मैथ से डर गए तो बायो ले लिए, और फिर क्या होता है वो फिजिक्स में घबरा जाते हैं, क्योंकि फिजिक्स में मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, ऑलरेडी उसमें जुड़ी हुई है मैथमेटिक्स। इसलिए बहुत सोच समझ के आप फैसला लेना, जो आपका गोल हो, जो आपका ड्रीम हो, उसके अकॉर्डिंग चलना। कोई ये बता देता है, कोई ये बता देता है, बच्चे जल्दबाजी में फैसला कर लेते हैं, तो ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी। तो आराम से हम लोग सीखेंगे। इस विज्ञान में आपके 3 पार्ट हुआ करते थे, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री जिसे बोलते हो, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। और विज्ञान में कौन बताएगा कि एक पार्ट और हुआ करता था, वो भी विज्ञान का ही पार्ट है? कमेंट करके बताइए, जल्दी बताइए कमेंट करके, प्यारे बच्चों जल्दी कमेंट करके बताइए क्या पार्ट हुआ करता था? एनवायरमेंट, ठीक है, पर्यावरण हुआ करता था। चेक कर लीजिएगा। क्यों प्यारे बच्चों? पर्यावरण। ये 4 पार्ट हमारे विज्ञान के हुआ करते थे। आप सोचिए आपके 11th में जो साइंस से रिलेटेड बच्चे पढ़ रहे हैं, साइंस से, उनका क्या होगा? भौतिक विज्ञान एक सब्जेक्ट होगा, रसायन विज्ञान क्या होगा? एक सब्जेक्ट होगा। बट ये ऑप्शनल हो जाएगा आपका, ये ऑप्शनल हो जाएगा जीव विज्ञान।
जीव विज्ञान आपके लिए ऑप्शनल है, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री वो चाहे मैथ वाला बच्चा हो और चाहे बायो वाला बच्चा हो, उसके लिए कॉमन सब्जेक्ट है भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान अर्थात फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमको पढ़ना होगा इन दोनों सब्जेक्ट को, क्योंकि ये हमारे लिए आगे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक होंगे। तो इन सब्जेक्ट को जरूर कवर करके चलना है, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। भौतिक विज्ञान की बात करें तो भौतिक विज्ञान फिजिक्स नाम सुना है, बताया अभी आपको, जिन शब्दों को मैंने अभी बोला था आप वो याद करें, कंसंट्रेट होकर के क्लास को पढ़िएगा, ठीक है। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए क्लास को, क्लास में और लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो भौतिक विज्ञान में हम लोगों का क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, पहले तो इस बात को समझते हैं 11th में, क्योंकि आप 11th में आए हो, सिलेबस तो जान ही लेंगे, बट एग्जाम पैटर्न क्या होगा सर, फिजिक्स में कितने मार्क का पूछा जाता है। हम तो वहां साइंस के 100 मार्क के लिए कवर कर रहे थे, बट सर यहाँ पर फिजिक्स में कैसे एग्जाम पैटर्न को कवर किया जाता है, कैसे बिहार में आपके लिए एग्जाम पैटर्न बनाया गया है, तो चलिए इस पर समझते हैं परीक्षा पैटर्न आपका क्या है। परीक्षा पैटर्न आपका क्या है, एग्जाम पैटर्न, ठीक है। परीक्षा पैटर्न आपका क्या है, ठीक है। तो परीक्षा पैटर्न में समझ लेते हैं। अब भौतिक विज्ञान की बात हो रही है, क्योंकि विज्ञान सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रयोगात्मक जरूर होना चाहिए, इसलिए इसमें दो भागों में हम इसमें परीक्षा देते हैं, एक लिखित होगी और दूसरा आपका होगा प्रयोगात्मक, प्रैक्टिकल वर्क होगा प्रयोगात्मक, जिसमें आप फिजिक्स से खेलोगे फिजिक्स से खेलोगे, इंस्ट्रूमेंट होंगे आपके पास और प्रैक्टिकल करके देखोगे, जो चीज कॉन्सेप्ट सीखोगे उसे प्रैक्टिकल में अप्लाई करके देखोगे कि क्या सर ने जो बताया था वो हम अपने कॉलेज में जाके प्रैक्टिकल में अप्लाई कर रहे हैं तो क्या वैसा वास्तव में हो रहा है, तो बिल्कुल देखने को मिलेगा। एरोप्लेन उड़ रहा है तो सर कैसे बर्नौली थ्योरम उसमें आप अप्लाई करके उड़ा दे रहे हैं एरोप्लेन को, ठीक है। ये मार्कर अगर हम यहाँ पे छोड़ें तो वो नीचे गिर रहा है तो कैसे गिर रहा है, फुटबॉल को अगर हम किक करते हैं तो कैसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन में उसे भेजते हैं, बॉल को कैसे बैट से हम जब मारते हैं तो किस एंगल पे मारें कि वो छक्का गिरे जाके, ऐसे सारे कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं फिजिक्स से ही उठ के आए हुए हैं। तो फिजिक्स बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, हम जो भी अपने चारों ओर देख रहे हैं सब फिजिक्स से रिलेटेड है। यहां पर लिखित परीक्षा की अगर मैं बात करूं तो आपका लिखित परीक्षा जो भी है वो भी दो पार्ट में डिवाइड है, एक होगा एमसीक्यू टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और दूसरा क्या होगा आपको रिटन में लिखना होगा, मतलब लिखित, इसमें आपको लिखना होगा, ठीक है बच्चों, इसमें लिखना होगा। और प्रैक्टिकल मार्क जो होगा आपका वो होगा 30 का, 30 मार्क का आपका प्रैक्टिकल होगा। और इसमें जो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है प्यारे बच्चों, जो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसमें जो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे वो होगा, इसमें 70 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 70 होंगे, जिसमें से आपको अटेम्प्ट जो क्वेश्चन हैं, अटेम्प्ट क्वेश्चन वो होंगे प्यारे बच्चों 35, क्या होगा 35। ध्यान से समझते हुए चलिएगा, एक एक बात को ध्यान से समझते हुए चलिएगा, बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं जानते हो तो फिर आपका पढ़ने में थोड़ा सा मन कम लगेगा। हम किस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान दें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ध्यान से देखिए 35 मार्क के हैं, 35 नंबर, ठीक है। एक नंबर का एक क्वेश्चन कितने 70 में चूज कितने करना है आपको 35, तो बड़ा आसान होगा आपके लिए। लेकिन इतना भी आसान नहीं समझिएगा, कहना और करना बहुत अलग होता है। कहते हैं वेल डन इज बेटर देन वेल सेड, केवल अच्छी अच्छी बातें कर देने से काम नहीं चलेगा, अच्छा वर्क भी करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो इसके लिए क्या है 70 क्वेश्चन आपके लिए होंगे और 35 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, 35 छोड़ देने हैं आपको। तो 70 में 35 क्वेश्चन कौन नहीं करेगा, जब शानदार तरीके से हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो जरूर कवर करेंगे। तो हमारा लक्ष्य क्या होगा 100 में 100 लाना, फिजिक्स में 100 में 100, इसके आगे कुछ नहीं सर, हमें कुछ नहीं समझना, आपने जो कहा है हम वो पूरा करके रहेंगे। तो प्यारे बच्चों साथ में रहना है, बच्चा पार्टी समझ के चलिए, 100 में 100 मुझे लाना है, ये समझ के चलिएगा, अभी से सोच लीजिए। और रिटन एग्जाम में आपका क्या है, रिटन एग्जाम को भी ध्यान से समझ लीजिएगा, जो लिखना है आपको उसमें से आपके जो 2 मार्क के क्वेश्चन होंगे वो होंगे 20 क्वेश्चन,
20 क्वेश्चन, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करना होगा 10 क्वेश्चन। ये आपके 2 मार्क के क्वेश्चन होंगे। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा ये आ जाएगा आपका 20 हो जाएगा क्वेश्चन। फिर आपका इसी में एक और पार्ट होगा जिसमें से आपके टोटल क्वेश्चन होंगे 6 क्वेश्चन होंगे, 6 प्रश्न दिए जाएंगे। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, ये लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और ये वैकल्पिक प्रश्न होंगे। इंग्लिश और हिंदी ध्यान से समझते हुए चलिएगा, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां पर 6 क्वेश्चन जो होंगे, 6 प्रश्न जो आपके होंगे वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको करने होंगे 3 क्वेश्चन। और ये 3 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके अगर ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 5 मार्क के। तो ये टोटल आपका आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा? 15 मार्क का। अब यहां से थोड़ा सा ग्राफ देखिए और इस ग्राफ को समझने का प्रयास कीजिएगा। आप किस काबिल हो, किस फील्ड में आप ज्यादा माहिर हो, जिसके हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। क्या रिटन एग्जाम में ये जो टोटल ऐड करेंगे हम और ये 35 आएगा, तो क्या मैं 35 पूरे 35 में 35 ला सकता हूं? अगर नहीं ला सकते हो तो आप अपनी हैंड राइटिंग बनाना शुरू कर दो, छापना शुरू कर दो, टीपना शुरू कर दो, टीपू सुल्तान, तभी बनोगे। यहां पे 35 क्वेश्चन जो आपके होंगे, 35 क्वेश्चन वो ऑब्जेक्टिव होंगे, तो 35 आपका 70 हो जाएगा और 30 नंबर का आपका प्रयोगात्मक परीक्षा होगी, उसके 30 नंबर मिलेंगे आपको। तो टोटल मिलकर के आपका जो मार्क होगा फिजिक्स का प्यारे बच्चों, वो कितना आएगा? 100 मार्क। और 100 मार्क ये जान लीजिए, आज जो हम शपथ ले रहे हैं और इस शपथ को आपको पूरा करके दिखाना है, उसमें हम पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, उसी जोश के साथ, उसी जोश के साथ। 100 में आपको 100 कवर करना है, 100 में आपको 100 कवर करना है। कमेंट करिए कितने लोग 100 के लिए तैयार हैं, कितने लोग 100 के लिए तैयार हैं? कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए प्यारे बच्चों, कितने लोग 100 के लिए तैयार हैं? लाइक करते रहिए, क्लास को शेयर करते रहिए और बच्चों को जोड़ने का प्रयास करिए, शेयर करिए जल्दी। कितने लोग 100 में 100 लाने के लिए तैयार है? फिजिक्स है, हर एक चीज आपको समझ में आएगी। आपके पास जो हो रहा है उसे हम फिजिक्स से रिलेट करके ही आपको समझाएंगे, तो बिल्कुल शानदार क्लास होने वाली है। तो कितने लोग प्यारे बच्चों इसमें 100 में 100 लाने वाले हैं? कमेंट करते रहिए, जल्दी बताइए, जल्दी। तो एग्जाम पैटर्न आपका ये होने वाला है, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न से तो आपको नहीं घबराना है, मुझे लगता है बहुत आसान है। 6 प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय हैं, 3 करने हैं, बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं। आपके 10 प्रश्न आपको 2 नंबर वाले करने हैं, करने दिए कितने जाएंगे? 20, मतलब दो ऑप्शन में एक ऑप्शन करके चलना है। और उसी प्रकार आपके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, वैकल्पिक प्रश्न, उसमें 70 होंगे और 35 करना होगा। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है, आसान है, बिल्कुल इसे फॉलो कीजिएगा। अब हम बात थोड़ी सी करेंगे सिलेबस पर, चलते हैं, ठीक है, सिलेबस पर चलते हैं। तो सिलेबस हमारा क्या रहने वाला है? सिलेबस को मतलब हिंदी में हम लिखेंगे पाठ्यक्रम। हमारा पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है? पाठ्यक्रम हमारा क्या रहने वाला है? तो जो आपने 9th में पढ़ा है, जितना भी आपने 9th क्लास में कवर किया है, वो सब कुछ आपको फिजिक्स में पढ़ने वाला मिलने वाला है बच्चों। लेकिन फिजिक्स में अब एक ब्रॉड सिलेबस हो जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा वृहद स्तर में आपको फिजिक्स देखने को। फिजिक्स को जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर मैं इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम की बात करूं, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, ध्यान से समझिएगा बच्चों। इसमें मैं बहुत बेसिक से लेकर के आपको चल रहा हूं कि इंटरमीडिएट का ये जो जितना पाठ्यक्रम हम अभी ओरल बात करेंगे, टॉपिक वाइज जिसकी अलग अलग बुक्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग बात करूंगा कि अगर आपको पूरा जो फिजिक्स का सिलेबस है सर, वो कितने पार्ट में डिवाइड है। तो जो इंटरमीडिएट में आपको पढ़ाया जाता है वही एंट्रेंस एग्जाम में आपको काम करता है। जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जेई का हो गया, नीट का हो गया, बिटसेट हो गया, सीयूईटी हो गया, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिनके थ्रू आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स करते हो। तो इसके लिए तैयार रहना। इंटरमीडिएट जो आपका पाठ्यक्रम है, जो इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम है वो बटा हुआ है
अलग अलग पार्ट में। ध्यान से सुनिएगा, जो सबसे बड़ा पार्ट है वो काइनेमेटिक्स का है, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का पार्ट है जिसे हम गतिकी बोलते हैं, गतिकी। फर्स्ट पार्ट में यही हमको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, गति की, जिसमें गति से संबंधित नियमों का हम अध्ययन करेंगे। कोई वस्तु गति कर रही है, सरल रेखीय पथ पर गति कर रही है, एक्स वाई जेड प्लेन पे गति कर रही है, तो कैसे गति कर रही है। गति के नियम जो आपने 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, गति के तीनों समीकरण, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन इक्वेशंस को जो वहां पर ग्राफ की विधि से आपने हल किया था, अब यहां पर ग्राफ की विधि से हल करेंगे। पर उसके साथ साथ हमें समाकलन, कलन विधि से भी हल करने को सीखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या बताया ना, एक स्टेप हमें बढ़ जाना है, थोड़ा सा स्तर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और कुछ नहीं। तो बहुत आसान समझ में आएगा। जब धीरे धीरे हम सीखेंगे तो बिल्कुल फिजिक्स से डरने की जरूरत नहीं। अगर डर गए तो अभी से दूर हो जाओगे, और अगर आगे सीखने लगे, जैसे जैसे स्टेप बढ़ेगा, अभी तो आपको केवल भौतिक विज्ञान से जोड़ा गया है, कुछ प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया गया है। जब मैं यहाँ आपको प्रैक्टिकली भी कुछ करके दिखाऊंगा, तब आपको फिजिक्स से इंटरेस्ट हो जाएगा, आपको प्रेम हो जाएगा, बिल्कुल इस बात की गारंटी है। तो काइनेमेटिक्स एक बहुत बड़ा ब्रांच है, ठीक। इसके बाद इसमें आता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। अब न्यूटन के गतिविषयक नियम तो आपने पढ़े ही होंगे, तो न्यूटन के गतिविषयक नियम गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत आपको सीखने को मिलेगा, और पूरा ग्रेविटेशनल का एक बड़ा सा आपको मिलेगा। उपग्रहों की गति के नियम आपको सीखने को मिलेंगे, कैसे उपग्रहों की गति होती है, सैटेलाइट्स जिनकी मदद से हम लोग फोन में आज कॉलिंग कर पाते हैं, ट्रांसमीटर लगा हुआ है और माइक्रोफोन लगे हुए हैं, हम यहाँ से बोल दे रहे हैं, सामने वाला दूर बैठा व्यक्ति सुन ले रहा है। तो सोचिए कितना फिजिक्स का यूज हो रहा है। तो हम सब ये फिजिक्स की मदद से ही तो कर पा रहे हैं। और न्यूटन साहब का तो हम बहुत योगदान देंगे। न्यूटन साहब इतने लाज बनाए हर एक ब्रांच में, वो चाहे काइनेमेटिक्स हो, इधर मतलब गतिकी हो या गुरुत्वाकर्षण हो, हर जगह है। यही नहीं है, ये तो सेकेंड पार्ट हो गया। अगला थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी। यहां भी न्यूटन चाचा आपको मिलेंगे, यहां भी न्यूटन चाचा आपको मिलेंगे। पहले आपको गतिकी में भी मिलेंगे, गुरुत्वाकर्षण में भी मिलेंगे, और ऊष्मागतिकी में भी मिलेंगे। सोचिए न्यूटन इतना बड़ा साइंटिस्ट, अगर ये जो जब पेड़ के नीचे बैठे हुए थे ना, हम आपको बताएं, अगर पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, अगर इसके ऊपर सेब का फल ना गिर के नारियल का गिरता, तो सोचिए क्या होता। क्या इतने लाश बनते? क्या हम पढ़ते? ना पढ़ते, कितना कोर्स खत्म हो जाता। अब प्यारे बच्चे कमेंट करेंगे इसमें जरूर कि हाँ सर सिलेबस तो कम हो जाता, हमारी पढ़ाई कम हो जाती। नहीं, हम कितने सिद्धांतों पे पीछे हो जाते। न्यूटन की अगर आप बायोग्राफी पढ़ेंगे ना, तो सोचेंगे क्या साइंटिस्ट था, ग्रेट साइंटिस्ट। तो हम बिल्कुल आइडियल मानते हैं अपने के लिए कि इन्होंने इतना योगदान दिया फिजिक्स में। तो थर्मोडायनेमिक्स। और जो इसका चौथा पार्ट आता है, मैं इधर आपको करके दिखा रहा हूं, चौथा पार्ट वो है तरंगे, वेव, तरंगे, वेव। ये 4th नंबर पे है। ये इतना चैप्टर आपको कवर करना है 11th का, मैं बता रहा हूं। इंटरमीडिएट में आप 11th क्लास में ये फिजिक्स की ब्रांचेस जो आप देख रहे हो, ब्रांचेस जितनी देख रहे हो, 1 2 3 4, 4 आप ब्रांच कवर करोगे फिजिक्स, केवल ब्रांच 4। इसके बाद इंटरमीडिएट में जब आप 12th क्लास में जाओगे, तो 12th क्लास में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और फिर मैग्नेटिज्म होगा, ऑप्टिक्स होगा मतलब प्रकाशिकी, और फिर मॉडर्न फिजिक्स मतलब आधुनिक भौतिक विज्ञान, उसमें आप देखेंगे। तो वो आपको 12th में कवर करना है। 11th में इन ब्रांचेस के बारे में सीखना है प्यारे बच्चों, इन ब्रांचेस के बारे में पढ़ना है। पहले काइनेमेटिक्स, गतिकी, उसके बाद तरंग, गुरुत्वाकर्षण, ऊष्मागतिकी, और फिर तरंगे। इन 4 चीजों को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पढ़ने के लिए तैयार हो सभी लोग? पढ़ने के लिए तैयार हो? क्यों? इन 4 पार्टों को कवर करेंगे हम लोग 1 साल के भीतर।
उसी जोश के साथ, उसी जुनून के साथ जो अभी वादा किया है, भूलना मत, 100 ऑफ 100, भूलना मत इस बात को। तो जोश और जुनून बनाए रहिएगा, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स, गतिकी, गुरुत्वाकर्षण, उष्मागतिकी, तरंगे, ये 4 शब्द आपके मन में रहने चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिजिक्स में जो सिलेबस की बात होती है, क्योंकि अब चैप्टर वाइज बात होगी, ये तो एक ब्रांच मैंने बताया ओरल फिजिक्स का, मैंने बता दिया पहले भी। अब आपके जो है ये सब्जेक्ट जो पहले पढ़े हो साइंस, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, ये 4 एक ही में सिमटे हुए थे। अब इनको अलग अलग सब्जेक्ट के लेवल पे पढ़ना है और लेवल भी बढ़ चुका है। इस आधार को समझ लीजिए, हमें बेसिक से उठना होगा। अभी 4 पार्ट आपको हमने बताए, 4 ब्रांचेस होते। एग्जाम पैटर्न आपको बता दिया कैसे कवर करना है। 2 चीजें आप सीख गए कि फिजिक्स में, फिजिक्स के इतने बड़े सिलेबस को सर ने बताया ब्रांचों में बटा हुआ है, और 11th में हमें 4 ब्रांचें कवर करनी है। 11th में हमें 4 ब्रांचें कवर करनी है, ठीक है। और एग्जाम पैटर्न आप सीख चुके हो। अब बात आती है सिलेबस की, तो सिलेबस भी बहुत बड़ा है। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर आपको रेफरेंस बुक आपको मार्केट में मिल जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग भी हम पढ़ सकते हैं जो रेफरेंस बुक हो। बट एनसीईआरटी इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। जो आपका बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें एनसीईआरटी से ही प्रश्न बनते हैं, इसलिए आप जरूर ये कीजिएगा कि एनसीईआरटी बुक से जरूर पढ़ें। बाकी रेफरेंस के लिए, प्रैक्टिस के लिए आप रेफरेंस बुक कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हो। यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल भी देखने को, न्यूमेरिकल का भरा होगा संसार। जो आप कॉन्सेप्ट सीखोगे उसे न्यूमेरिकल में जाके अप्लाई करोगे, ये जान लीजिए। जो आप कॉन्सेप्ट सीखोगे उसे न्यूमेरिकल में अप्लाई करना होगा। इतना आप लोगों को प्रिंस सर ने भी सिखाया होगा। 9th 10th में आपको न्यूमेरिकल भी कराए गए होंगे, कॉन्सेप्ट भी सिखाए गए होंगे, तो वो चीजें भूलिएगा नहीं, हमेशा आपके प्रोसेस में रहने वाला है, ठीक है। और 11th में भी उतने ही शानदार तरीके से हम लोग सीखे। तो सिलेबस में सबसे जो पहली यूनिट है आपकी, वो है भौतिक जगत तथा मापन। क्यों प्यारे बच्चों, कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठना है, बुक लेकर के जरूर बैठना है, ताकि जो हम बोले, ऐसा नहीं कि केवल वीडियो देख रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। ये फिल्म नहीं चल रही बेटा, फिल्म नहीं चल रही है। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। जब आपको क्लास आप लेना हो, जब आप क्लास के लिए बैठें, तो रफ कॉपी और पेन और साथ में बुक लेकर के जरूर बैठे। बाकी तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी सोचना है कि जो सर कॉन्सेप्ट सिखाएं वो हम रफली नोट करते हुए चलें, क्योंकि जब आप करंट टाइम में पढ़ते हैं तो वो आपके माइंड में सेव हो जाता है। तो पहली जो हमारी यूनिट है 11th क्लास में, यूनिट वो है भौतिक जगत तथा मापन। यूनिट फर्स्ट, भौतिक जगत तथा मापन। भौतिक जगत तथा मापन। भौतिक जगत तथा मापन मतलब फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, ये आपकी फर्स्ट यूनिट है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसमें कुछ आप नया नहीं सीखोगे, जो आप 9th में पढ़ के आए हो वो चीजें यहाँ पर बेसिक आपको बताया जाएगा। क्या है फिजिकल वर्ल्ड, क्या है मेजरमेंट, ये आपको सिखाया जाएगा। इसको कई चैप्टर में डिवाइड करके हमें पढ़ना है। देखो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर बात करें तो एक ही यूनिट में 2 चैप्टर आपको केवल पढ़ने हैं। पहला है फिजिकल वर्ल्ड और दूसरे में है मात्रक तथा मापन, मतलब यूनिट्स एंड मेजरमेंट। 2 चीजें आपको कवर करनी, 2 चैप्टर। लेकिन अगर हम वो जो इसका जो सेकंड चैप्टर है, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, जो इसका पहला चैप्टर है वो है भौतिक जगत। भौतिक जगत आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। और दूसरा चैप्टर जो है वो है मात्रक तथा मापन। मात्रक तथा मापन मतलब यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो ये जो मात्रक तथा मापन है, ये थोड़ा सा आपको सीखने वाला सब्जेक्ट लगेगा। भौतिक जगत में तो हम बस ये सीखेंगे भौतिक विज्ञान है क्या। आखिर भौतिक विज्ञान सर फिजिक्स लगाए पड़े हो क्या। फिजिक्स के लिए सब लोग बोलते हैं फिजिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मुझे तो बहुत पसंद आता है। तो आखिर क्या है फिजिक्स में, तो समझ में आएगा कि ये बारिश होना, ये बादलों का चलना, ये चांद का आकार बदलना, ये सूर्य की किरणें हमारे पास तक आना, ये तारों का टिमटिमाना, ये ओस का गिरना, ये सब फिजिक्स है। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई कि दिन ब दिन आपका हर घर पे आपके सामने जैसे ही उठते हो आपको फिजिक्स दिख जाती होगी, समझ रहे हो।
तो फिजिक्स के तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो सर ये कैसे वर्क करता है, कहाँ कहाँ इसका क्षेत्र है, इसके क्या रूल हैं, और कितने साइंटिस्ट इसमें अपना योगदान दे चुके हैं, वो सब है भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड, नाम देखो, नाम से इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड, जिसमें से भौतिकी को आपका आधार बताया जाता है कि भौतिकी का आधार क्या है, शुरुआत कहाँ से हुई। अरस्तु वैज्ञानिक जो थे उन्होंने कैसे भौतिक विज्ञान के लिए थोड़े से शब्द जोड़े थे, कैसे, क्योंकि पहले जो था खगोल विज्ञान अलग, भू विज्ञान अलग, रसायन विज्ञान अलग, सारे विज्ञान जो थे वो अलग अलग हुआ करते थे, भौतिक विज्ञान का नाम नहीं था। फिर भौतिक परिघटनाओं के अध्ययन के लिए भौतिक विज्ञान बनाया गया। तो अरस्तु जैसे, प्लेटो, ये लोग जो थे वो पुराने जमाने में, तब ईसा पूर्व 400 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, तब की कहानी से जुड़ी हुई है फिजिक्स। तो इतना बृहद क्षेत्र आपको पढ़ने को मिलने वाला है, वो आप सब पहले सीखोगे भौतिक जगत में कि भौतिक विज्ञान की शुरुआत कैसे हुई, फिजिकल वर्ल्ड आखिर है क्या, किन किन साइंटिस्ट का, किन वैज्ञानिकों का किस क्षेत्र में कितना योगदान है, और भौतिक विज्ञान को कैसे पढ़ना है, ये सब फिजिकल वर्ल्ड में सीखोगे। तो ये आपका पहला चैप्टर होगा बच्चों। कौन सा? यूनिट फर्स्ट का मैं बात कर रहा हूँ, यूनिट फर्स्ट की। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर होगा, ये आपका पहला भौतिक जगत, और दूसरा चैप्टर मात्रक तथा मापन। मात्रक तथा मापन, इसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट, नाम से समझ में आ रहा है। मात्रक मतलब किसी भौतिक राशि को जब हम मापते हैं तो उसका कुछ ना कुछ मात्रक तो लिखते हैं। अब लंबाई माप लिया हमने, लिखा 4, अब उसके आगे कोई अगर आपने यूनिट नहीं लिखा तो क्या हम लिखेंगे? 4 किलोग्राम है, 4 सेकंड है, कि 4 मीटर है, कि 4 सेंटीमीटर, क्या लिखें भाई? जब हम उसका मात्रक लिख देते हैं तो पर्टिकुलर समझ जाते हैं कि ये लेंथ के लिए बोला गया है, इस वैल्यू को हम लेंथ के लिए लिख रहे हैं, लंबाई के लिए लिख, लंबाई का मापन किया गया है। तो प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है मात्रक तथा मापन, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम पैटर्न के लिए। यहां से कुछ नहीं आने वाला, बिल्कुल सही बात है। भौतिक जगत मतलब फिजिकल वर्ल्ड से आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, लेकिन आपका फिजिक्स के लिए टच बनाने के लिए, वो ऊर्जा लाने के लिए कि बेटा फिजिक्स पढ़ने वाले हो, तो इसको बताने के लिए फिजिकल वर्ल्ड आपका पहला चैप्टर रखा गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, कमेंट करते रहिए। तो इसमें अगर आपको समझ में ना आए, कहीं भी कोई डाउट हो तो पूछिएगा जरूर। अभी लेकिन क्या है, बेसिक्स है, सब बेसिक्स चल रहा है। अभी एग्जाम सिलेबस को मैं एक पार्ट 2 मैं लेकर के आऊंगा। नेक्स्ट डे आपको फुल सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, जिसमें से आपका मैं पूरा फर्स्ट ईयर का कवर कर दूंगा, और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना, इसके लिए आपको कमेंट नहीं करना है कि सर पीडीएफ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सिलेबस और कितना अभी ज़्यादा आगे है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। मैं यूनिट 1 को जोड़ना चाह रहा हूँ कि ऐसा आप पढ़ने वाले हो। बाकी सिलेबस को तो पूरा अभी मैंने बताया 4 ब्रांचेस में कवर करना है, 4 ब्रांचें कवर करनी है आपको, किसमें? फर्स्ट ईयर में, जिसमें 2 ब्रांचें आपके फर्स्ट पेपर में और 2 ब्रांचेस आपकी सेकेंड पेपर में रहने वाली हैं। तो ये बात समझ लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, फिजिक्स के बारे में तो बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से बताए हैं आप लोगों को, और ये तो प्यारे बच्चों ट्रेलर था। और आप लोग जानते हैं कि ट्रेलर देख करके ना पिक्चर का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिक्चर कैसा होगा, ठीक है ना। तो हम ये तो नहीं बोलेंगे कि आगे पिक्चर कैसा होगा, बस आप हमें ये बता दीजिए कि ट्रेलर कैसा था। प्यारे बच्चों, आप हमें ना सिर्फ ये बता दीजिए कि भाई ट्रेलर कैसा था, क्योंकि ट्रेलर से ही पिक्चर का अनुमान लगाया जा सकता है। और ये प्यारे बच्चों एक ट्रेलर था, सबसे शुरुआती ट्रेलर। और हमें लग रहा है कि बच्चों का हम कमेंट देख रहे थे ना, शुरू से लेकर के अंत तक सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं। जैसे गोपी कुमार जी, आपका कुछ अलग डिमांड है और आपके डिमांड के अनुरूप हम काम भी कर रहे हैं, और बेहतरीन क्वालिटी आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, आप चिंता ना करें। आपका कमेंट हम देर से ही पढ़ रहे हैं और आपकी बातों को हम रखेंगे, और कहीं प्यारे बच्चों आप लोग को दिक्कत हम नहीं होने देंगे, ठीक है ना, कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे। बस एक बार भरोसा करके देखिए, समझ गए ना। बस प्यारे बच्चों एक बार भरोसा करके देखिए, और हम कोशिश करेंगे कि इस भरोसे को हम कायम रखें, और कायम रखे भी, ठीक है ना, कायम रखे भी प्यारे बच्चों। और इसलिए आगे हमें ये पूरा गारंटी है, पूरा विश्वास है कि आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है सुपर। और ये प्यारे बच्चों इतनी ज्यादा सराहनीय कार्य के लिए, आप लोगों की इतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स के लिए आप सभी लोगों को ना दिल से धन्यवाद। सारे बच्चे लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है सर जी, बहुत अच्छा लग रहा है सर जी, मस्त लगा सर, गजब सर, मजा आ गया सर, अरे वाह क्या बात है। तो कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों गजब तरीके से अपना ये ट्रेलर दिखाए हैं।
और पिक्चर तो सर अगली क्लास से ही होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल अगली और क्लास से बच्चों पूरी हाँ एनर्जी के साथ। हाँ, जी सर। तो एकदम प्यारे बच्चों इसी अंदाज में पढ़ाया जाएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। भौतिक विज्ञान एकदम हलवा बना करके आपको एकदम डायरेक्ट पेट में दिया जाएगा, समझ गए ना, कि आपको कोई थोड़ा सा भी भार ना पड़े। तो आराम से बस आप लोग क्लास करते रहिए, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का ये क्लास समाप्त करते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास लगा, लेकिन इस क्लास के बाद इस क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है ना। और ये जानकारी आपको हम दे दें कि केमिस्ट्री का 8 साढ़े 8 बजे से फिर से सर आने वाले हैं केमिस्ट्री का, ठीक है ना। केमिस्ट्री वाले सर आने वाले हैं, विशाल सर नाम है, और वो प्यारे बच्चों केमिस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे। और जिस तरीके से भी आप लोग खुश हैं ना, उसी तरीके से प्यारे बच्चों आप खुश हो जाएंगे। तो चलिए 8:30 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। सारे बच्चे 8:30 बजे हमारे साथ एक बार जुड़ जाइएगा, और 8:30 बजे बेहतरीन तरीके से हम लोग आपके साथ जुड़ेंगे। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में 8:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चों।